नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। आज के इस टॉपिक में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए अब हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी कैलाश चोटी के निकट मानसरोवर झील के स्थान से निकलती है। यह नदी लगभग 2880 किलोमीटर लंबी है। भारत में इस नदी की लंबाई 709 किलोमीटर है। इस नदी का संपूर्ण अपवाह क्षेत्र 11.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, जिसमें भारत में इसका अपवाह क्षेत्र 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह नदी नंगा पर्वत के निकट तीव्र गति से दक्षिण की ओर मुड़ते हुए 5180 मीटर गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। शियोक और जोस्कर इसकी दो प्रमुख शीर्ष सहायक नदियां हैं। शियोक नदी उत्तर की ओर से आकर दाईं तरफ तथा जोस्कर नदी दक्षिण की ओर से आकर बाईं तरफ सिंधु नदी में मिलती है। इसकी एक अन्य सहायक नदी गिलगित है, जो उत्तर की ओर से आकर सिंधु नदी में मुख्य गोर्ज के निकट दाईं तरफ मिलती है। सिंधु नदी की अन्य सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज है। सतलुज नदी भारत में ही व्यास नदी में आकर मिल जाती है तथा झेलम, चिनाब, रावी और व्यास नदियों का जल पाकिस्तान के पंजनाद में आकर एक विशाल नदी के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। 5 नदियों का पानी आकर मिलने से इसका नाम पंजनाद पड़ा है। यह संयुक्त जलधारा सिंधु नदी में मीठनकोट के समीप आकर मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी झेलम। झेलम इस नदी का संस्कृत नाम वितस्ता भी है। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल के पर्वत पदीय झील वेरीनाग से होता है, जिसे शेषनाग भी कहा जाता है। इस नदी की लंबाई 400 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र 28,490 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर से 112 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलकर यह नदी वूलर झील का निर्माण करती है। महान हिमालय तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य बहते हुए यह आगे बढ़ते हुए भारतीय सीमा मीरपुर पर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। चिनाब। चिनाब का संस्कृत नाम अक्सीनी है। इस नदी को चंद्रभागा भी कहते हैं, क्योंकि यह दो पास पास बहने वाली नदियों चंद्र और भागा से मिलकर बनी है। इनका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से होता है। इस नदी की भारत में लंबाई 1180 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र 26,755 वर्ग किलोमीटर है। चिनाब नदी किश्तवाड़ पर एक विशाल गोर्ज का निर्माण करती है तथा पीर पंजाल में गहरी कंदरा बनाकर पाकिस्तान में चली जाती है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बगलीहार बांध बनाया गया है और बगलीहार बांध से 50 किलोमीटर नीचे सलाल बांध बनाकर जल विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है। रावी। रावी नदी का संस्कृत नाम इरावती नदी है। रावी नदी 4000 मीटर ऊंचे कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर जिलों की पश्चिमी सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान के मुल्तान के निकट यह नदी झेलम व चिनाब की संयुक्त शाखा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, जिसका अपवाह क्षेत्र 5957 वर्ग किलोमीटर है। रावी नदी पर थीन गांव के समीप एक बांध का निर्माण किया गया है, जिसे थीन बांध कहते हैं। इसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। इस बांध के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य सतलुज, रावी और व्यास नदियों के जल से सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन करना है। व्यास नदी। व्यास नदी का संस्कृत नाम विपासा है। विपासा व्यास नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियां हैं। यह नदी कुल्लू, मंडी तथा कांगड़ा से बहती हुई मैदानी क्षेत्र पठानकोट में प्रवेश करती है और पंजाब के कपूरथला के निकट सतलज नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र
25,900 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु नदी तंत्र की यह एकमात्र नदी है जो भारत में सतलज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी पर कुल्लू के पडोह में पडोह बांध तथा कांगड़ा के पोंग नामक स्थान पर पोंग बांध बनाया गया है। सतलज सतलज नदी तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है, जिसे तिब्बत में लंगचैन खंबाब के नाम से जाना जाता है। यह नदी पहले तिब्बत में कैलाश श्रेणी के समानांतर बहती है और इसके पश्चात शिपकी दर्रे के निकट बृहद हिमालय में महाखंड बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। इस नदी की कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। सतलज नदी पर पंजाब में भाखड़ा नामक स्थान पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। यह बांध एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय कंक्रीट बांध है तथा विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे भाखड़ा बांध से निकले पानी का उपयोग करने के लिए नांगल बांध बनाया गया है। सतलज नदी पर ही एक अन्य बांध नाथपा झागड़ी बांध भी बनाया गया है। इस बांध का निर्माण हिमाचल प्रदेश के किन्नानूर तथा शिमला जिलों की सीमा पर किया गया है। इस बांध में विश्व का सबसे बड़ा डिस्टिलिंग चैम्बर लगाया गया है। गंगा नदी तंत्र। इस अपवाह तंत्र के द्वारा देश के लगभग 25% क्षेत्र का जल बहाकर बंगाल की खाड़ी में ले जाया जाता है। गंगा नदी की सहायक नदियां हिमालय पर्वत तथा प्रायद्वीपीय पठार दोनों से निकलती हैं। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यह शीर्षवर्ती नदियों भगीरथी और अलकनंदा नदियों के देवप्रयाग से मिलने के बाद गंगा कहलाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें उत्तर प्रदेश में यह 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। यह नदी 8,41,404 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विस्तृत बेसिन बनाती है, जो देश के 1/4 से भी अधिक भाग पर विस्तृत है। इस प्रकार यह देश का सबसे बड़ा अववाह क्षेत्र बनाती है। फारक्का के आगे यह नदी भागीरथी और हुगली नदी के रूप में विभाजित हो जाती है। बांग्लादेश में यह मेघना नदी में मिल जाती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में यह 354 किलोमीटर चौड़ा विश्व का सबसे बड़ा चपाकार डेल्टा बनाती है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी इसकी बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं, जबकि यमुना और बेतवा, सोन इत्यादि इसकी दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। गंगा की शीर्षवर्ती नदी भगीरथी पर टिहरी बांध बनाया गया है। यह बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। गंगा नदी तंत्र की सहायक नदी रामगंगा। रामगंगा नदी, यह नदी उत्तराखंड के नैनीताल के निकट ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी लंबाई 696 किलोमीटर तथा बेसिन एरिया 32,412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह नदी कालागढ़ के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है और बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली आदि जिलों से गुजरती है। यह नदी कन्नौज के निकट इब्राहिमपुर में गंगा से मिल जाती है। इस नदी का पानी सिंचाई के अधिक उपयोग में नहीं आता है, क्योंकि इस नदी में वर्षा ऋतु तथा शुष्क ऋतु में जल की मात्रा में बहुत अधिक अंतर मिलता है। गोमती नदी। गोमती नदी गोमत ताल से निकलती है, जिसे पूर्व में फुलहार झील के नाम से जाना जाता था। इस नदी की लंबाई 475 किलोमीटर है। यह नदी गाजीपुर के सैदपुर के निकट
गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी, इस नदी को कर्नाली नदी भी कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में यह कर्नाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानी जाती है। यह नदी गंगोत्री के पूर्व से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है तथा अफवाह क्षेत्र 1,27,500 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी अवध होती हुई छपरा के निकट गंगा नदी में संगम कर लेती है। इस नदी ने कई बार अपने मार्ग का परिवर्तन किया है। गंडक, इस नदी को नेपाल में सालीग्रामी व मैदानी क्षेत्रों में नारायणी कहते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां काली गंडक और त्रिशूल गंगा हैं। इस नदी का उद्गम नेपाल झील सीमा पर केंद्रीय हिमालय पर लगभग 7,600 मीटर की ऊंचाई से होता है। इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है तथा भारत में इसका अफवाह क्षेत्र 9,450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह नदी पटना के निकट गंगा नदी में जाकर संगम कर लेती है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है। कोसी नदी, यह पूर्वी नेपाल में शुरू होती है तथा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। मुख्य धारा अरुण के नाम से घानसाई धान के उत्तर से निकलकर काफी दूर पूर्व दिशा में बहती है। शिवालिक श्रेणी को पार कर यह नदी बिहार के छपरा के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है और विशाल कछारी पंख बनाकर फैल जाती है। यह नदी 730 किलोमीटर लंबी है जिसका अफवाह क्षेत्र 11,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे विस्तृत है। यह नदी बिहार के भागलपुर के निकट गंगा नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी के उद्गम क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण बाढ़ अधिक आती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भारत व नेपाल के द्विपक्षीय समझौते के आधार पर भारत नेपाल सीमा के भीमनगर नामक स्थान पर कोसी बैराज, जिसे भीमनगर बैराज भी कहते हैं, बनाया गया है। इस बैराज के भराव क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट तथा कंचनजंगा के पर्वतीय भाग भी आते हैं। यमुना, यह नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 1,385 वर्ग किलोमीटर तथा अफवाह क्षेत्र 3,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। जगाधरी के निकट यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और गंगा के समानांतर बहती हुई प्रयागराज, जिसे पूर्व में इलाहाबाद कहा जाता था, के निकट मिल जाती है। चंबल, बेतवा, केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। सोन नदी, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से 600 मीटर की ऊंचाई से होता है। इस नदी की लंबाई 784 किलोमीटर तथा यह नदी गंगा नदी से प्राचीन काल में पटना के निकट जाकर मिलती थी, लेकिन बाद में यह दानापुर में 16 किलोमीटर ऊपर की ओर आकर मिलती है। इस नदी का नाम सोन पड़ा क्योंकि इस नदी के बालू और रेत का रंग है वह पीले रंग का होता है जो सोने की तरह चमकता है, अतः इसे सोन नदी या स्वर्ण नदी कहा जाने लगा। इस नदी की रेत भवन निर्माण आदि के लिए बहुत उपयोगी है। इस नदी का पानी मीठा, निर्मल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसके तटों पर अनेक प्राकृतिक दृश्य बड़े मनोरम हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत की चेमयुंग हिमानी तथा मानसरोवर झील से निकली धाराओं के मिलने से बनती है।
तिब्बत में यह नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है। नामचा बरवा पर्व के निकट यह नदी दक्षिण की ओर मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम दिहंग कहलाता है। सदिया के पास ब्रह्मपुत्र नदी में दिबंग और लुहित नदियां आकर मिल जाती हैं। इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। यह जमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है और दोनों की संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। यह पद्मा नदी मेघना नदी में जाकर चांदपुर के निकट मिल जाती है, फिर मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है। इस नदी के समुद्र में गिरने के स्थान से लगभग 1280 किलोमीटर उत्तर की ओर डिब्रूगढ़ तक बड़े जहाज चल सकते हैं तथा छोटी नावें तिब्बत तक जा सकती हैं। नर्मदा एवं तापी नदी। नर्मदा नदी, इस नदी का उद्गम मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य ब्रज घाटी में प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली यह सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर तथा अफवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा का निचला भाग नाव चलाने के योग्य है। यह नदी भड़ोच के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तापी नदी, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मलताई नामक स्थान से निकलती है। यह नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तथा ग्वालियर और हरिश्चंद्र पहाड़ियों के मध्य एक ब्रज घाटी में बहती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है, जिसका अप्पाह क्षेत्र 64,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। सूरत इस नदी के मुहाने पर स्थित प्रमुख नगर है। प्रायद्वीपीय नदियों में प्रमुख महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी नामक स्थान से होता है। यह नदी 858 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, जिसका अफवाह क्षेत्र 1,32,050 वर्ग किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में फैला हुआ है। उड़ीसा कटक के निकट यह डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जल संभाव्यता और बाढ़ के दृष्टिकोण से महानदी प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी के बाद दूसरा स्थान रखती है। इस नदी पर हीराकुंड, टीकरपारा और नराज जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थित हैं। हसदेव, शिवनाथ, मंड और तेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी, यह नदी देश में गंगा के बाद दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। इस नदी का उद्गम नासिक की पहाड़ियों से होता है। यह 1465 किलोमीटर लंबी है, जिसका अफवाह क्षेत्र 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा, सबरी, इंद्रावती हैं, जो बाईं ओर से आकर मिलती हैं, जबकि मंजीरा दाईं ओर की सबसे बड़ी
और सबसे प्रमुख नदी है जो हैदराबाद के निकट आकर इसमें मिलती है। गोदावरी के निचले भाग में लगातार बाढ़ आती रहती है। कृष्णा नदी, यह प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट होता है। इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र 2,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। घाट प्रभा, मालप्रभा, भद्रा, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी, कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानिरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर यह कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी उपनदियां हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनकल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।